हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने चैप्टर 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैग्नेटिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। क्योंकि फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, उनको विजुअलाइज करना, उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। इसीलिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसका नाम है एरिया वेक्टर। तो चलिए एक प्लेन सरफेस को कंसिडर करते हैं, लेट्स से कि जिसका एरिया ए है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हम सभी को आता है, लेकिन क्योंकि यहां पर हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्लेन सरफेस हो, उसका वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया जाता है। अब प्लेन के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हो सकते हैं, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो एरिया वेक्टर को हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अगर सरफेस कर्व्ड है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, अगर सरफेस कर्व्ड है तो उसका डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। हम कभी भी कर्व्ड सरफेस के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उसके सेंटर की तरफ नहीं लेते हैं। अगर सरफेस स्फेरिकल है तो भी उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन स्फीयर से इमर्ज आउट करेगा, स्फीयर के अंदर कभी नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए एक कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? इस फिगर में हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे एरिया वेक्टर्स को मार्क किया है। तो हमें बताना यह है कि किस पॉइंट पर एरिया वेक्टर इनकरेक्टली मार्क्ड है। ठीक है, हमें पता है कि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इमर्ज आउट करता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि सारे पॉइंट्स पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और शेप से इमर्ज आउट कर रहा है। तो इसका मतलब कि सारे मार्क्ड एरिया वेक्टर्स करेक्ट हैं। तो चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स पे वापस चलते हैं और इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करती है, लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो खुद एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। तो इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करें? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करती हैं। पहला, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर ए गिवन एरिया। यानी जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि अगर एरिया को कांस्टेंट रखा जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड तब ज्यादा होगा जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। किसी भी गिवन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे और इन टर्न उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। एरिया का ओरिएंटेशन भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर सकता है। फिगर में हम देख सकते हैं कि अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, और अगर हम प्लेन को टिल्ट कर दें तो फ्लक्स पासिंग थ्रू इट कम हो जाएगा। याद रहे कि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है, 3 पैरामीटर्स पर निर्भर करता है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दूसरा एरिया, और तीसरा ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया। तो ओवरऑल किसी भी गिवन प्लेन जिसका एरिया ए हो, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हो, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बन रहा हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर समराइज किया जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह होता है। दूसरा, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। इसकी एसआई यूनिट वेबर है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी डायमेंशंस है ml2 t-2 a-1।